नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं दीपक अपने YouTube चैनल DS24 स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का क्लास हम लोग का 28वां नंबर का है। इससे पहले हम 27 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप डायरेक्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला सवाल? यदि एक भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि और इसके हर में 2% की कमी होने पे उस भिन्न का मान 6/7 हो जाता है, तो मूल भिन्न कितना था वही आपको निकालना है। हम मान लेते हैं जो मेरा मूल भिन्न था वो x था, और इस भिन्न में अंश मतलब पता है ना कि अंश और हर क्या होता है। ये बटे के ऊपर जो होता है उसको अंश बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे जो डिनोमिनेटर उसको हर बोलते हैं। ठीक है, तो अंश में 12% की वृद्धि हुई है, तो हम मान लेते हैं पहले 100 था, 12% का वृद्धि हुआ यानी 112 हो गया है। ठीक है, अंश का बात कर रहा है। यहाँ पे हर दिया है कि हर में 2% का कमी हो रहा है, तो हर में हम 100 माने थे तो 2% का कमी 98 हो जाएगा। यही दिया हुआ है, कितना कमी होने पे उस भिन्न का मान 6/7 हो जाता है, 6/7 हो जाता है। यहाँ पे काट दीजिए, 14 से जाएगा 7 बार में और 14 से 8 बार में चल जाएगा। ये 7 बार में चल जाएगा 14 से, और 14 से 8 बार में चला जाएगा। 7 से 7 चला जाएगा, इधर से इधर चल जाएगा, तो आपको 8x के बराबर कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। तो x का वैल्यू कितना मिलेगा आपको? 6/8 मिलेगा। इसको एक बार और काट दीजिएगा तो x का वैल्यू 3/4 मिल जाएगा आपको, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है? 50 यूनिट लंबी सीढ़ी को घर की दीवार पर एक निश्चित एंगल पर मतलब कोण पर टिकाने से यह केवल खिड़की तक पहुंचती है। यदि खिड़की जमीन से 48 यूनिट ऊपर है, तब सीढ़ी के आधार और दीवार के बीच का दूरी निकालना है आपको। 50 यूनिट दिया है सीढ़ी का लंबाई और 48 यूनिट खिड़की का ऊंचाई दिया हुआ है जमीन से। हम क्या करेंगे? मान लेते कि मेरा दीवार है और ये मान लेते हैं कि आपका सीढ़ी है, ये आपका सीढ़ी है। यहाँ से आप चढ़ रहे हैं दीवार पे। ठीक है, तो जो आपका सीढ़ी का लंबाई दिया हुआ है 50 यूनिट दिया हुआ है, और खिड़की जमीन से 48 यूनिट ऊपर है, तो मान लेते हैं कि यहीं पे खिड़की है आपका, यही विंडो है जो कि जमीन से कितना दिया हुआ है? 48 यूनिट ऊपर है। आप कुछ देख रहे हैं, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, समकोण त्रिभुज मिल गया, जो कि यहाँ पर 90 डिग्री का है। आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा। पाइथागोरस प्रमेय में ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लेते हैं कि ये आपका कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, मतलब कर्ण हो जाएगा। फॉर्मूला इसका पढ़ा होगा कि कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपने पढ़ा होगा। इससे रिलेटेड कुछ आप इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट आप याद किए होंगे, जैसे कि 3, 4, 5, 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट याद किए होंगे। और क्या याद किए होंगे? 7, 24, 25 का याद किए होंगे। 8, 15, 17 का याद किए होंगे। 9, 40, 41 का याद किए होंगे। ये सब इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट है, कहीं भी यूज हो सकता है। आप इस चीज़ को याद कीजिएगा। ठीक है, याद कर ही लीजिएगा। ये सब 3, 4, 5 पता है ना क्या है? ये आपका मान लीजिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, ये बेस का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको कर्ण मिल जाएगा, कर्ण का स्क्वायर मिलेगा, तो उसका आप स्क्वायर रूट कीजिएगा तो 5 आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये 48 है, आपको इसका दूरी x निकालना है, क्योंकि सीढ़ी के आधार और दीवार के बीच का दूरी, ये सीढ़ी का आधार है यहाँ पे है और दीवार आपका a है, दोनों का बीच का दूरी को हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका बन गया राइट एंगल ट्रायंगल।
जो कि इसका दिया हुआ है परपेंडिकुलर 48 दिया हुआ है और कर्ण 50 दिया हुआ है। तो आपको बेस पूछ रहा है। आप देखिए ट्रिपलेट ए वाला 7, 24 और 25 का 25 का अगर ये क्या है 25 मेरा कर्ण है तो कर्ण को हम 50 लिखे हैं, दोगुना करके लिखे हुए हैं। ये 24 है, 24 मेरा परपेंडिकुलर को हम दोगुना करके लिखे हुए हैं। तो जो नीचे मेरा बेस आएगा 7 का दोगुना हम कर सकते हैं जो कि 14 आएगा। 14 यूनिट आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी। ठीक है, वही तो पूछा है कि सीढ़ी के आधार और दीवार के बीच का दूरी ज्ञात करें। 14 यूनिट डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसीलिए आपको हम बोले थे कि ट्रिपलेट आप याद कर लीजिए, एग्जाम में इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, मनोज एक पुरानी कार खरीदता है और इसकी मरम्मत पे 3000 रुपये खर्च करता है। यदि वह कार को 58,000 रुपये में बेचता है, मतलब ये आपका विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, और 16% का लाभ कमाता है, तो उसने कार खरीदने के लिए कितना भुगतान किया था। मनोज एक कार खरीदा और 3000 रुपये उस पर खर्चा किया मरम्मती की कार कराने के लिए, और उसी कार को 58,000 रुपये में बेच दिया और 16% का लाभ कमा लिया। तो अब पूछ रहा है कि मनोज कितने में उस कार को खरीदा था, क्रय मूल्य बताना है। हम यहाँ पे क्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं। सीपी जो है कॉस्ट प्राइस, इसको हम 100 मान लेंगे। यहाँ पे 16% का लाभ होता है तो हम विक्रय मूल्य को, सेलिंग प्राइस को 116 मान लेंगे ताकि हमको 16% का लाभ मिल जाए। हम 100 रुपये में खरीद के लाए, 116 में बेच दिए, हमको 16% का लाभ मिल गया। अब इसी 116 रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य 58,000 रुपये दिया हुआ है, 58,000 रुपये दिया हुआ है। तो यहाँ से एक रेशियो का वैल्यू कितना मिलेगा, 116 में 5 से गुना कीजिएगा तो आपको 580 मिलेगा, मतलब आपको 500 मिल गया। एक रेशियो का वैल्यू 500, तो 100 रेशियो का वैल्यू कितना मिल गया, 5 पे 4 जीरो, मतलब 50,000 रुपये मिल गए आपको। ये 50,000 रुपये क्या मिला, 50,000 रुपये कार का क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, लेकिन 3,000 रुपये वो एक्स्ट्रा खर्च करता है मरम्मती पे। ठीक है, ये तो पूछा है कार खरीदने के लिए कितना भुगतान किया था, इसमें से 3,000 रुपये और निकाल दीजिए तो 47,000 रुपये में वो कार खरीदा था। 3,000 रुपये मरम्मती पे दिया था, 50,000 रुपये उसको टोटल पड़े थे। ठीक है, उसके बाद उसने 58,000 रुपये में बेचा था तो 16% का उसको लाभ हुआ था। कार का क्रय मूल्य पूछा था, कार का क्रय मूल्य 47,000 रुपये होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, एक पर्स में मौजूद पैसों में से 1/5वां हिस्सा निकाल लेने पे शेष बची राशि का 1/12वां हिस्सा 7.4 रुपये है। तो आरंभ में पर्स में कितने राशि थे वही आपको बताना है। हम मान लेते हैं कि आरंभ में पर्स में 100 रुपये थे, उसमें से 1/5वां हिस्सा निकाल लिया गया है। 1/5वां हिस्सा यहाँ से निकाल लिया गया है, तो 5 में से 1 रुपये निकाल लिए तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। मान लीजिए कि आपके पास 1 रुपये है, उसमें से आप 1/5 रुपये निकाल लिए तो कितना बचेगा आपको, 4/5 बचेगा। ठीक है, इसमें 4/5 से गुना कर दीजिए। यही आपका शेष राशि है, क्योंकि आपके पास 100 रुपये थे, 1/5 हिस्सा निकाल लिए तो आपके पास 4/5 बचा टोटल राशि का। अब क्या बोल रहा है कि शेष बची राशि, यही शेष बचा हुआ है, इसका 1/12वां हिस्सा इतना है, तो इसका मतलब टोटल जो राशि बचा हुआ है इसका 1/12वां हिस्सा आपको 7.4 रुपये दिया हुआ है। तो क्या कीजिएगा, 4 से 12 3 बार में काट दीजिएगा तो x बराबर कितना मिलेगा, 7.40 गुना 5 दिया 15, 15 से गुना कर दीजिए, कितना मिलेगा, x बराबर 0 को 0 रहने दीजिए, 15 चौके 60 के 0 हासिल 6 और 15 सत्ते 105 और 6 111। 2 जीरो पर पॉइंट है तो 2 जीरो पर पॉइंट यहाँ पर बैठा दीजिए, यानी आपको x बराबर कितना मिला, 111 मिला।
ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि पर्स में स्टार्टिंग में 111 रुपये थे, उसका 1/5वां हिस्सा निकाल लेने पे जो राशि शेष बचा है उसका 1/12वां हिस्सा आपका 7.4 रुपये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 17 भुजा वाले एक बहुभुज में डायगोनल का संख्या बताना है, मतलब विकर्ण का संख्या बताना है आपको। जब भी आपको डायगोनल पूछे, विकर्ण का संख्या पूछे, तो आपको कितना भी भुजा वाला दे दे तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है डायगोनल निकालने का, मतलब विकर्ण निकालने का। विकर्ण 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 पता है ना क्या होता है? मान लीजिए कि आपका रेक्टेंगल है, तो इसका जो कॉर्नर टू कॉर्नर जो पॉइंट मिलता है यही आपका विकर्ण कहलाता है। ठीक है, डायगोनल कहलाता है। विकर्ण निकालने का फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, रट लीजिए एकदम। n इंटू n-3/2, यही फार्मूला आपको पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे n क्या है? ये आपका नंबर ऑफ साइड है, नंबर ऑफ भुजा है। ठीक है, यहाँ पे आपको n 17 दिया हुआ है, पुट कीजिए इसमें n बराबर 17। आप इस क्वेश्चन में पुट कीजिए, कितना आ जाएगा? n का 17 गुना 17 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा? 14/2। 2 से 14 7 बार में चला जाएगा, तो 17 गुना 7 कीजिएगा तो लास्ट टर्म आपका 9 आ रहा है, और ऐसे भी 17 गुना 7 119 आता है। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर डी लगा के आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। n इंटू n-3/2। कोई भी आपको दे देगा भुजा, कितना भुजा दे देगा आपको, डायगोनल आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, 2 वर्ष के लिए 5% प्रतिवर्ष पर निवेशित राशि का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपये है, तो राशि निकालना है आपको। 2 वर्ष का दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है 2 साल का, 2 ईयर का। रेट आपको दर दिया हुआ है 5% का, कि पहले साल 5% और दूसरे साल भी 5%। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, साधारण ब्याज निकालने के लिए आप क्या करते थे? पहले साल का रेट और दूसरे साल का रेट को आप जोड़ देते थे, तो आपको 10% मिल जाता। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाते थे। पहले साल का इंटरेस्ट, उसके बाद दूसरे साल का इंटरेस्ट, और पहले साल के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाते थे, तो 100y/100 करते थे। यहाँ आपको साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपये दिया हुआ, ये अंतर है, डिफरेंस है। तो डिफरेंस दोनों में क्या मिल रहा है? x प्लस वाई दोनों में कॉमन है। चक्रवृद्धि ब्याज में भी x प्लस वाई है, और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज में भी x प्लस वाई है। तो डिफरेंस हम दोनों का निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, तो x प्लस वाई तक कट जाएगा, बचेगा केवल आपका xy/100 बचेगा, xy/100 बचेगा। तो आप आगे से याद रखिएगा कि जब भी डिफरेंस देना तो आप x प्लस वाई दोनों तरफ भूल जाइएगा, बस xy/100 कीजिएगा। xy कितना आ जाएगा? 5 गुना 5/100, मतलब कितना मिला? 25 को 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.25% आपको यहाँ से मिलेगा। यहाँ पर 0.25% का वैल्यू कितना दिया हुआ? यही तो अंतर है। कितना दिया हुआ? अंतर आपको 15 क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ से आप 1% का वैल्यू निकालिएगा तो 4 से इसमें गुना करना पड़ जाएगा, तो इसमें भी 4 से गुना कर दीजिए, 15 चौका 60 आएगा, मतलब 1% का वैल्यू 60 आया। तो आपको राशि निकालना है, तो राशि हमेशा 100% निकालते हैं। ठीक है, तो 1% का वैल्यू 60 है, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 60 पे 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, मतलब 6000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहाँ से आपका स्टैटिक जीके स्टार्ट हो रहा है। क्या है? ताप के फ़ारेनहाइट पैमाना पर परम शून्य ताप कितना होता है आपको बताना है फ़ारेनहाइट स्केल पे। तो -460 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है परम शून्य ताप। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? एब्सोलूट
जीरो टेम्परेचर इसको हम बोलते हैं, परम शून्य ताप को। यहाँ तो आपको फ़ारेनहाइट स्केल में पूछा था, अगर आपको यहीं पे केल्विन स्केल में पूछता तो केल्विन में तो आपको बताना पड़ता 0 केल्विन। अगर यहीं पे आपको सेंटीग्रेड स्केल में पूछता तब आप कितना बताते, आप बताते -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको तीनों में याद होना चाहिए, फ़ारेनहाइट में भी, केल्विन में भी और सेंटीग्रेड में भी। कल या परसों क्लास में आपको हम एक क्वेश्चन दिए थे कि कितना डिग्री पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाना दोनों बराबर होता है। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो स्केल है दोनों बराबर होता है। -40 डिग्री पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। अगर हमसे पूछे कि फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल कितने डिग्री पे दोनों बराबर होते हैं तो 574.25 डिग्री पे दोनों फ़ारेनहाइट और केल्विन बराबर होते हैं। ये कैसे रहता है पता है ना, -40 और 574.25 बता देते हैं। आपको मैं एक फार्मूला बताया था, कौन सा, C/5 बराबर F मतलब फ़ारेनहाइट -32/9 बराबर K मतलब केल्विन -273/5। ये फार्मूला आपको हम बताते आ रहे हैं लगातार, ठीक है। तो सेंटीग्रेड है, इसके जगह पे -40 पुट कीजिए और फ़ारेनहाइट इसके भी जगह पे -40 पुट कीजिए। दोनों अगर बराबर आ जाते हैं तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे बराबर होगा। पुट करके देख लीजिए कितना जाएगा, -40 पुट कीजिएगा और यहाँ 5 पुट कीजिएगा बराबर, यहाँ पे -40 पुट कीजिएगा कितना आएगा, -40 और -32, माइनस का 72 आ रहा है बटा 9। देखिए इधर भी -8 आ गया, इधर भी -8 आ गया, ठीक है। तो आप सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे बराबर होते हैं। आपको हम फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल दोनों बता चुके हैं कि 574.25 डिग्री पे आपका फ़ारेनहाइट और केल्विन बराबर होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में टपकाइए आपका सेंटीग्रेड स्केल और केल्विन स्केल कितने डिग्री पे दोनों बराबर होंगे, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा इसको। एक चीज़ आपको और बताए थे हम टेम्परेचर स्केल को बदलने के लिए। मान लीजिए कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर दिया हुआ है, तो इसको आप केल्विन में पहले बदल के दिखाइए, केल्विन स्केल में इसको बदलिए और इसी टेम्परेचर को आप फ़ारेनहाइट में बदलिए। दोनों में बदलना है आपको। तो केल्विन में तो कुछ नहीं करना है, बस 273 से जोड़ देना है। 273 273 प्लस 25 आप कर दीजिएगा, तो सेंटीग्रेड को केल्विन में बदल दीजिए, कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा 298 केल्विन ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए आपको फार्मूला फिर वही लगेगा, कौन सा, C/5 बराबर F -32/9, ठीक है। इसमें पुट कीजिए 25/5 कीजिएगा तो ये 5 आ गया, ये जाके 9 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर F -32 बचा, तो ये कितना हो जाएगा 45। इधर माइनस का 32 था, इधर आकर कितना हो जाएगा 45 प्लस 32 हो जाएगा। 45 प्लस 32 बराबर आपका फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट आपको कितना मिल गया, 45 और 32 77। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ भी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन स्केल में 298 केल्विन में हम बोलेंगे और 25 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में हम कितना बोलेंगे, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको यूनिट कन्वर्जन पता होना चाहिए स्केल को बदलने के लिए। नेक्स्ट क्या है, जी का मान न्यूनतम कहाँ पे होता है। जी मतलब क्या, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। जी बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, जी बराबर Gm/r² लिखते हैं, ठीक है। मतलब जी आपका रेडियस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर आपका रेडियस ज़्यादा होगा तो वहाँ पे आपका जी का वैल्यू कम होगा, जहाँ पर रेडियस कम होगा वहाँ पर जी का वैल्यू आपका ज़्यादा होगा। तो आपको पता है कि हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी पूरा गोलाकार नहीं है, जियोइड शेप का होता है। जियोइड याद रखिएगा नाम, जियोइड शेप का होता है। राउंड शेप पूछेगा तो नहीं मार पाएगा एग्जाम में, आप जियोइड शेप डालिएगा, ठीक है। तो ये आपका विषुवत रेखा है लेटा हुआ और ऊपर में ये आपका
नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाला रेखा है। यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, इधर आपका साउथ पोल है। तो आपका जो विषुवत रेखा है, इक्वेटर लाइन है, इसका डायमीटर कितना होता है, व्यास कितना होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो होता है आपका, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, 12,756 किलोमीटर, 756 किलोमीटर। और इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाला का इसका व्यास कितना है, तो 12,714 किलोमीटर है। एग्जाम में पूछता है कि ये दोनों के बीच, मतलब विषुवत रेखा और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा के बीच कितने किलोमीटर का डिफरेंस है, तो दोनों को घटा दीजिए, टोटल मिला के 42 किलोमीटर का डिफरेंस है। ये भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रेडियस ज़्यादा कहाँ पे है, इक्वेटर का ज़्यादा रेडियस है। रेडियस अगर ज़्यादा होगा तो जी का वैल्यू कम होगा। इनफैक्ट विषुवत रेखा पे जी का वैल्यू सबसे कम होता है। अगर यहाँ पे पूछता कि जी का वैल्यू सबसे कम कहाँ पे होता है, तो आप लगाते विषुवत रेखा पे। ठीक है, अगर पूछता कि जी का वैल्यू सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ होता है, तो ध्रुव पे होता है, या तो नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, मास और वेट में डिफरेंस। मास और वेट मतलब द्रव्यमान और भार में। द्रव्यमान को हम केजी में मापते हैं और वेट को हम न्यूटन में मापते हैं, क्योंकि वेट में मास और जी दोनों आता है, mg लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछता है कि मास मेरा हर एक जगह पे, कोई भी प्लैनेट हो या फिर कोई भी, मतलब पृथ्वी हो या फिर चंद्रमा हो, आपका मास का वैल्यू सेम रहता है हर एक जगह पे, लेकिन वेट आपका चेंज होते रहता है। क्यों चेंज होते रहता है, मास तो आपका सेम है, लेकिन जो जी का वैल्यू है आपको हर एक जगह चेंज मिलेगा। पृथ्वी पर जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। वहीं आपका चंद्रमा पे जी डैश का वैल्यू उसका g/6 टाइम होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड है, उसको थोड़ा सा नेट कीजिएगा, क्योंकि बगल में ही शादी है। ठीक है, आपको वीडियो हमको रोज डालना है, तो आप कितना वेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो एक्टिव एलिमेंट अंतिम रूप से किस चीज़ में परिवर्तन हो जाते हैं, तो सीसा में परिवर्तित हो जाते हैं, लेड में, जिसको हम सिंबल पीवी से दर्शाते हैं। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, पीवी का 82 होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया था, रेडियो सक्रियता का खोज हेनरी बैकुरल ने किया था। याद रखिएगा, हेनरी बैकुरल, BACQUREL। ठीक है, हेनरी बैकुरल। कुछ रेडियो सक्रिय तत्वों का एग्जाम्पल कुछ दीजिए, जैसे में आपका हो जाएगा यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, और भी बहुत सारे हैं, अभी याद नहीं आ रहे हैं। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 92। थोरियम TH होता है, E नहीं होता है, सही कर लेते हैं इसको हम, TH होता है सिंबल उसका। ठीक है, थोरियम का आपका एटॉमिक नंबर आपका होता है 90। रेडियम का आपका होता है 88। ठीक है, और लेड का 82। जो आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल है क्या होते हैं, तो प्रकृति में मौजूद कुछ ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनसे लगातार अनविजिबल, मतलब अदृश्य, लगातार किरणें निकलती रहती हैं, रेज निकलते रहती हैं। ये रेज आपका अल्फा, बीटा, गामा रेज निकलते रहती हैं। तो ऐसे हम एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है इन लोगों का क्यूरी। ठीक है, क्यूरी, मैडम क्यूरी और पेरी क्यूरी के नाम पे आया है रेडियो एक्टिव मटेरियल का। मैडम क्यूरी कौन थी, तो वही थी जो रेडियम का आविष्कारक थी। रेडियम और पोलोनियम दोनों का आविष्कारक थी मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल प्राइज मिल चुका है। ठीक है, यूरेनियम का एक अयस्क है, और है, क्या नाम है उसका, पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड से यूरेनियम प्राप्त किया जाता है, और थोरियम का किससे प्राप्त किया जाता है, हाँ, मोनाजाइट से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये भी रखिएगा, थोरियम का अयस्क मोनाजाइट है, और यूरेनियम का आपका अयस्क क्या है, पिच ब्लेंड है। रेडियम का भी याद नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा। रेडियो सक्रियता किस चीज से मेजर किया जाता है,
तो जीएम काउंटर से मेजर किया जाता है। जीएम काउंटर, ग्रीगर मूलर काउंटर इसको बोलते हैं, ठीक है। इस चीज से आपको रेडियो सक्रियता मेजर आप कर सकते हैं। अल्फा बीटा गामा सबका अपना अपना अलग अलग स्पीड होता है, अलग अलग इन लोग का पेनिट्रेशन पावर होता है, मतलब वेधन क्षमता होता है, सबका काइनेटिक एनर्जी अलग होता है। आप 2-3 चीज़ याद रखिएगा, इसमें से सबसे ज़्यादा स्पीड किसका होता है? स्पीड सबसे ज़्यादा आपका गामा का होता है, गामा रेज, फिर बीटा रेज, उसके बाद आपका अल्फा रेज का होता है। इसी रेशियो में आप पेनिट्रेटिंग पावर के भी याद रखिएगा, मतलब वेधन क्षमता का। तो पेनिट्रेटिंग पावर और स्पीड, एसपी को याद रखिएगा आप इस रेशियो में, ठीक है। और आपका अल्फा, बीटा और गामा इस किस रेशियो में होता है? ये आपका मास के रेशियो में होता है। सबसे ज़्यादा मास आपका होता है अल्फा का, फिर बीटा का, फिर गामा का। जिसका मास ज़्यादा रहेगा उसका काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा रहेगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? 1/2 मास भी स्क्वायर। तो जिसका मास ज़्यादा रहेगा उसका काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा ज़्यादा रहेगा। तो मास ज़्यादा है अल्फा का, ठीक है, इसीलिए इसका काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगा। तो आप याद रखिएगा अल्फा ज़्यादा है बीटा से, बीटा ज़्यादा है गामा से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो औषधि है आपका क्लोरोक्विन, याद रखिएगा क्लोरोक्विन। अब मलेरिया परजीवी है, मलेरिया परजीवी क्या है? प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ के कारण ही मलेरिया होता है। और कौन सा कारक है, कौन सा मच्छर है? तो मादा एनाफिल इसका कारक है मलेरिया फैलाने का। मलेरिया से पहले 2-3 दिन पहले आपको हम और क्वेश्चन करा चुके हैं। इसका दवा बनता है सिनकोना वृक्ष से। सिनकोना, सिनकोना का वृक्ष है, यहीं से इसका जो छाल है उसी से बनता है आपका मलेरिया का दवा। इससे क्या निकलता है? कुनैन निकलता है, कुनैन। और कुछ और बताए थे, सिनकोना का वृक्ष कहाँ पर पाया जाता है? तो ये आपका साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका का जो एक पोर्शन है जिसको हमको एंडीज पर्वतमाला बोलते हैं, यहीं पे आपका सिनकोना का वृक्ष पाया जाता है। यहाँ से कुनैन निकलता है और इसी कुनैन से मलेरिया का दवा बनता है। अब बात आ गया प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होने वाले कुछ रोग का नाम बताए थे, जैसे पापा, काम पे सोते हैं। ये आपका प्रोटोजोआ से होने वाले रोग का ट्रिक है। पापा से हो जाएगा आपका पायरिया, का से हो जाएगा आपका कालाजार, म से हो जाएगा मलेरिया, पे से हो जाएगा पेचिस, और सोते हैं से आपका निद्रा रोग, ठीक है। फिर से बता देते हैं, पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और निद्रा रोग, ये आपका प्रोटोजोआ से होने वाले रोग का ट्रिक है, ठीक है। मलेरिया किस चीज़ को इफेक्ट पहुंचाता है? आरबीसी को तो पहुंचाता ही है, साथ में अस्थि मज्जा को भी पहुंचाता है, बोन मैरो को भी पहुंचाता है। क्योंकि आरबीसी बनता कहाँ पे है? बोन मैरो में ही बनता है। ये भी याद रखिएगा, जब बच्चा पेट में होता है भ्रूण अवस्था में, तो आरबीसी कहाँ पे बनता है? तो आरबीसी आपका स्प्लीन में बनता है, जो कि ब्लड बैंक होता है। और वहीं पे आपका क्या बोलते हैं, आरबीसी मरता भी है स्प्लीन में ही। बच्चा जब जन्म ले लेता है तो आरबीसी कहाँ बनता है? फिर अस्थि मज्जा में बनता है। कल आपको हम बता चुके हैं। मलेरिया को हटाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कब तक का लक्ष्य है? आप कमेंट बॉक्स में टपकाइए कि मलेरिया को हटाने के लिए भारत सरकार का कब तक का लक्ष्य दिया गया है। और पोलियो कब से भारत में हट गया है, 2014 या 2015? ये भी कमेंट बॉक्स में टपकाइए। एक और क्या क्वेश्चन पूछता है, मलेरिया से मलेरिया का जो परजीवी है इसका खोज किसने किया था? तो रोनाल्ड रॉस ने किया था, रोनाल्ड रॉस ने किया था। याद रखिएगा, इसको भी हिंदी में लिखते हैं इसको रोनाल्ड रॉस, जो कि आपका मलेरिया का परजीवी का खोज किया था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये दूरियां नहीं है, ये अणु होंगे। अणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये अणु है आपका, एटम। आपको पता है ना कि मान लीजिए कि एटम है, इस एटम के नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, और इलेक्ट्रॉन आपका उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं।
ठीक है। नाभिक में पूछा था तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होगा। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक और इलेक्ट्रॉन का थॉमसन ने किया था। ठीक है, कल ही आपको बता चुके हैं, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का या फिर किस राजवंश से संबंधित है? तो चालुक्य वंश से संबंधित है। चालुक्य आपका गुजरात में भी पड़ता था, चालुक्य जिसको हम सोलंकी वंश से भी जानते थे, और एक आपका था कर्नाटक और महाराष्ट्र के एरिया में जिसको कि हम वातापी चालुक्य के नाम से जानते हैं। तो ये वातापी चालुक्य का राजा था पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? वातापी चालुक्य था। पुलकेशिन फर्स्ट था, लेकिन ये पुलकेशिन द्वितीय है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के ही शासनकाल में एक रवि कीर्ति नाम का एक कवि रहता था, रवि कीर्ति नाम का। इसी ने ऐहोल अभिलेख लिखा था, ऐहोल अभिलेख बनवाया था, ऐहोल अभिलेख। इसी अभिलेख में बताया गया था कि जो पुलकेशिन द्वितीय है हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन कौन था? तो पुष्यभूति वंश का शासक था। ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में आपको बहुत चीज़ हम बता चुके हैं। हर्षवर्धन के बारे में PNR का इनका बुक बताया था आपको, PNR प्रियदर्शका, नगानंदा और रत्नावली। इन्हीं के शासनकाल में एक कवि रहते थे इनका दरबार में, जिसका नाम था बाणभट्ट का पुस्तक कौन कौन सा पुस्तक है? एक तो आपका हर्षचरित हो गए और एक कादम्बरी हो गए, दोनों को याद रखना है, हर्षचरित और कादम्बरी। नेक्स्ट क्या है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ये आपका टेम्पोररी अध्यक्ष थे। जो फर्स्ट दिन हुआ था, कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को सेकेंड मीटिंग हुआ। इसमें परमानेंट अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को तीसरा मीटिंग हुआ था। ठीक है, इसमें अध्यक्ष परमानेंट को बन ही चुके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन इस दिन 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के आगे रखा था। ठीक है, जो कि 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में क्या बोलते थे? प्रियम्बल्स या फिर प्रस्तावना बोलते थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल है। आपको हम एक ट्रिक बताए थे विटामिन का नाम याद रखने के लिए, रथ, एक, ट्रॉफी। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। मतलब विटामिन ए का र से नाम होगा रेटिनोल, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल जो कि आपको हम बताए हैं टोकोफेरॉल, और विटामिन के का फ्लोकिनोन। ठीक है, इस ट्रिक से अगर आपको नाम याद भी नहीं है तो आप स्टार्टिंग का अक्षर से पकड़ सकते हैं कि कौन सा विटामिन का क्या नाम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और एक और चीज़, विटामिन शब्द को किसने दिया था? तो फंक ने दिया था, फंक भाई साहब ने दिए थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये बुक उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपके लिए पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसने लिखा था? जिसके अरुंधति रॉय इस पुस्तक के लेखक हैं। अरुंधति रॉय को इस पुस्तक के लिए 1997 में बुकर प्राइज मिल चुका है। बुकर प्राइज इसी बुक के लिए मिल चुका है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। ठीक है, इंग्लिश में लिख देता हूं इसको, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अरुंधति रॉय का एक और फेमस बुक है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट यूटी है, अटमोस्ट हैप्पीनेस। ठीक है, ये बुक दोनों याद रखिएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय का है और द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, दोनों बुक आप याद रखिएगा अरुंधति रॉय से। अभी तक आपको हम 3 से 4 राइटर का बुक का नाम बता चुके हैं। आर.के. नारायण का, प्रेमचंद्र का,
प्रेमचंद्र का, और किसका बताए थे? शशि थरूर का, शशि थरूर का। आप सबका नाम बता दीजिए। आर के नारायण का पहले बुक का नाम बताइए, कौन कौन सा आपका बताया है? मालगुडी डेज, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द इंग्लिश टीचर, द गाइड, अंडर द बनियान ट्री, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, वेटिंग फॉर महात्मा एंड बैचलर ऑफ आर्ट्स। प्रेमचंद्र का नाम बता दीजिए। प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। इनका रचनाकार कौन कौन सा बुक है? गोदान, गबन, कर्मभूमि, शतरंज का खिलाड़ी, मानसरोवर और ईदगाह। फिर से बोल देता हूँ, ईदगाह, मानसरोवर, गबन, गोदान, कर्मभूमि और एक और कौन सा था? शतरंज का खिलाड़ी। ठीक है, प्रेमचंद से आपको याद रखना है। शशि थरूर से इंपॉर्टेंट बुक आपको हम 4 बताए थे, इस चारों बुक को आपको रट के रखना है। ठीक है, कौन कौन सा बुक बताए थे आपको? द एरा ऑफ डार्कनेस, द एरा ऑफ डार्कनेस, द ग्रेट इंडियन नोवेल, द ग्रेट इंडियन नोवेल, वाई आई एम हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूँ, और नेक्स्ट था इंडिया, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, द फ्यूचर इज नाउ। ये सब बुक आप अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 4 बुक राइटर का आपको नाम बता चुके हैं, आर के नारायण, प्रेमचंद, शशि थरूर, और आज आपको बताए हम अरुंधति रॉय का। नेक्स्ट क्या है? आधे झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज का अर्थ क्या है? जब राष्ट्रीय ध्वज आधा झुक जाता है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है राष्ट्रीय शोक। ठीक है, राष्ट्रीय शोक के टाइम पे अपना ध्वज को हम आधा झुका देते हैं। बात आ गया राष्ट्रीय ध्वज। तो राष्ट्रीय ध्वज में जो तिरंगा है, इसको कब अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा? तो 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया था। इसका डिजाइनर कौन थे? किसने बनाया था राष्ट्रीय ध्वज को? तो पिंगली वेंकैया ने बनवाया था। पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज को बनाया था। एग्जाम में इसका लेंथ और विड्थ से क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय ध्वज का लेंथ किस रेशियो में होता है और चौड़ाई किस रेशियो में होता है। तो आपको याद रखना है 3:2 के रेशियो में। ठीक है, जो राष्ट्रीय ध्वज है बीच में कौन सा चक्र होता है? अशोक चक्र। इस अशोक चक्र में कितने तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां होती हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आप नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।